लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ साहब, आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। पूरी दुनिया की सांसें थमी थी, पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर था और बस एक चिंगारी के धमाके का इंतजार था। चिंगारी क्या, आसमान से गिरते अंगारे, बरसती मिसाइलें और तमाम जेट्स चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि अब दुनिया विश्व युद्ध 3 की तरफ बढ़ चली है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की लपटें आसमान छूती नजर आ रही थी और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कदम उठाया जिसकी चर्चा महीनों से कूटनीतिक गलियारों में तेज थी। यूएई के राजदूत ने भी हाल ही में संकेत दिए कि अगर मोदी एक फोन कॉल कर दे तो हालात सुधर जाएं और युद्ध भी रुक सकता है। आखिरकार कुछ ऐसा ही नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान को फोन घुमाया। ये सिर्फ एक औपचारिक कॉल नहीं थी, बल्कि वैश्विक राजनीति की उस सबसे बड़ा धमाके के रूप में देखा गया एक अंश था जिसने युद्ध के उन्माद के बीच एक टोक लगाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस कॉल से ठीक पहले हम आपको वो इंटरव्यू सुनाते हैं, वो एक अंश सुनाते हैं इंटरव्यू का, जहां पर हमारे सहयोगी नागेन ने प्रसिद्ध सैन्य विशेषज्ञ जीडी बख्शी से बात की थी, जब उन्होंने कहा था कि भारत को इस मसले में, इस संकट की घड़ी में आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। उस चर्चा में जनरल बख्शी ने 2 टूक कहा था कि देश हित और वैश्विक स्थिरता के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालना चाहिए और ईरान से सीधे बात करनी चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ कहा था जनरल मेजर बख्शी ने। आप अभी बता रहे थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। पीएम मोदी ने कल काफी सारे फोन कॉल्स किए, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को फोन किया। ईरान पे उन्होंने चुप्पी रखी है, खमेनी के मरने पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं और लोग भी, भारतीय लोग भी समझना चाहते हैं कि भारत ने एक साइड अब चुन लिया है क्या, या पीएम मोदी ने एक साइड चुन लिया है? देखो साहब, हमको चुननी चाहिए भारत की साइड। जी, भारत के हित में इस वक्त क्या है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रही, ठीक है, तो ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। दुबई में, अबू धाबी में अभी होके आया था मैं पिछले साल, वहां पे कितने सारे भारतीय बिजनेसेस हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब है वहां पे, उनको नुकसान हो रहा है। 9 मिलियन भारतीय, प्रवासी भारतीय वहां पे हैं, रिमिटेंसेस भेजते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। अब आप फैन क्लब ज्वाइन कर लो कि साहब हमको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पसंद है, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भारत के प्रति, 50% बड़ी टैरिफ लगाया, बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर्ड रेवोल्यूशन, श्रीलंका में कलर्ड रेवोल्यूशन, $1 अरब हमारे खा लिए, और 100 इंजन देने थे GE 404 लड़ाके के लिए हमारे तेजस, 2 दिए थे अभी तक। यानी पीठ में छुरी घोपे तो इससे बढ़िया छुरी कौन घोप सकता है? और बकवास सुन लो पूरा, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। अरे साहब, जिस तरह आपने विश्वासघात किया है, ये जख्म हील होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ साहब, आपकी बेहतरी इसमें है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जीडी साहब, आपकी बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी, जैसे आप बोल रहे हो फैन क्लब की बात। ना आए तो मैं क्या करूं? देखिए, मैं 75 साल का हो गया हूं, अच्छा लगे तो लगे, ना आए तो मैं क्या करूं? मैं देश हित में जो मेरे को लगता है, मैं लड़ाई लड़ा हूं इस देश के लिए, एक नहीं 5 बार। जी, ठीक है साहब, मेरे को मत सिखाइए राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और इसीलिए जब आप बोलते हैं तो इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है सर। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको लगता है कि हमारा जो डिसीजन था, या पीएम मोदी का जो डिसीजन था कि उन्होंने बाकी देशों को कॉल किया लेकिन खमेनी पे जो चुप्पी रही है, इज इट अ डिसाइसिव मूवमेंट फॉर इंडियन डिप्लोमेसी? देखिए, अभी तक हमारी डिप्लोमेसी में हाईएस्ट एशेलॉन पे सोच ये थी कि यार हमारी कौन सुनेगा इस वक्त, दोनों तरफ आंखों में खून उतरा हुआ है, जी, आप बोलो मत लड़ो, कोई सुनेगा नहीं।
तो हम वही कर रहे थे कि जो हमको करना चाहिए कि भाई भारतीय मूल के लोगों को तो निकाल ले, जिनकी ऐसी तैसी हो गई है उनको बचा दें, तो उस पर प्राथमिकता दे रहे थे। ठीक है, लेकिन अब समय गया है कि हमारा नुकसान शुरू हो गया। जितनी भी दोस्ती हमारी इजराइल के साथ हो, जितने भी हम अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ करना चाहें, इस वक्त आपको ठीक पेट में लात पड़ रही है। जितना देर ये युद्ध चलेगा, हमारा इकोनॉमिक आर्थिक नुकसान होगा। सबसे बड़ी राहत की खबर ये आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे युद्ध के चलते बंद किए जाने वाली धमकियां जहां लगातार मिल रही थी, जिस समुद्री मार्ग को मिल रही थी, वहां से भारतीय जहाजों के लिए रास्ता खोल दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण जहाज सुरक्षित भारत की सीमा में दाखिल भी हो चुके हैं। ये मोदी की उस वैश्विक साख का नतीजा है जो कि बड़े बड़े युद्धों के बीच अपना रास्ता बनाना जानती है। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जो संदेश साझा किया, उसने दुनिया के बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि नौरोज का ये पर्व क्षेत्र में हिंसा को खत्म कर शांति का नया सवेरा लेकर आएगा। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में उन हमलों की निंदा की जो कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे थे। पीएम ने राष्ट्रपति पेजिशकियन से साफ कहा कि समुद्री व्यापार के रास्ते किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने चाहिए और जहाजों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता भी ना हो। अगर ये रास्ते बाधित हुए तो वैश्विक सप्लाई चेन ढह जाएगी और दुनिया में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना किसी की बस में नहीं रहने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बातचीत का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे समझ रहे थे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये कि ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। युद्ध के साए के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ईरानी नेतृत्व से वहां मौजूद भारतीयों की जान माल की हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए कहा और इसके लिए ईरान सरकार का भी आभार जताया। भारत ने इस एक फोन कॉल से ये साबित कर दिया कि वो केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि वो इसराइल और ईरान दोनों के साथ अपने मजबूत रिश्तों का इस्तेमाल मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए करता नजर आएगा। चाबहार पोर्ट जैसे सामरिक प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति की जो कमान अपने हाथों में ली, उसने ये साफ कर दिया कि पश्चिम एशिया की आग को बुझाने का रास्ता अब दिल्ली से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं उस राहत की खबर की जो कि भारत के लिए आई है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए एक अच्छी राहत की खबर है। बहुत बड़ी खबर आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि मंगलुरु बंदरगाह पर 2 विशालकाय मालवाहक जहाजों ने लंगर डाला, जिससे देश में तेल और गैस की कमी का डर खत्म होता नजर आ रहा है। इस राहत की खबर पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मंगलुरु बंदरगाह पर 2 विशालकाय मालवाहक जहाजों ने लंगर डाल दिया है, जिससे देश में तेल और गैस की कमी का डर खत्म होता दिख रहा है। पहला बड़ा जहाज अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी की भारी खेप लेकर पहुंचा है, जबकि दूसरा जहाज रूस का तेल टैंकर एक्वा टाइटन है, जो शनिवार को न्यू मंगलुरु पोर्ट पहुंचा। विशेष बात यह है कि एक्वा टाइटन असल में चीन की ओर जा रहा था, लेकिन कूटनीतिक सक्रियता के चलते इसे भारत की ओर मोड़ लिया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सख्त नाकेबंदी के कारण जहां दुनिया भर के जहाज समुद्र के बीच फंसे हैं, वहीं भारत ने अपनी ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित कर लिया है। दुनिया भर में तेल संकट गहराने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सख्त ऐलान ने सनसनी फैला दी है। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए तुरंत नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप ने इसके लिए ईरान को महज 48 घंटे का समय दिया है, जिसकी समय सीमा मंगलवार सुबह खत्म हो रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 1/4 कच्चा तेल गुजरता है और ईरान की पहरेदारी ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप की इस धमकी के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें मंगलवार सुबह पर टिकी हैं, क्योंकि ये युद्ध के विस्तार या समाधान का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। भारत की बात करें तो ये देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत की तरह देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में पिछले 3 हफ्तों से चल रहे युद्ध ने भारत की ऊर्जा सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया था। शुरुआती संकट को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू रसोइयों को प्राथमिकता देने के लिए होटलों और कमर्शियल संस्थानों की एलपीजी सप्लाई में कटौती कर दी थी, लेकिन अब घरेलू उत्पादन में हुई बढ़ोतरी और विदेशी जहाजों के आगमन से हालात सामान्य हो रहे हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल एलपीजी का 20% अतिरिक्त कोटा मंजूर कर दिया है, जिससे कुल आवंटन अब 50% तक पहुंच गया है। ये कदम दिखाता है कि भारत ने संकट के सबसे कठिन दौर को पार कर लिया है। भारत की इस जीत के पीछे उसकी बहुआयामी रणनीति रही है। एक तरफ जहां भारत ने रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों का इस्तेमाल कर चीन जा रहे तेल टैंकर को अपने बंदरगाह पर बुला लिया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से एलपीजी मंगाकर अपनी निर्भरता को बांट दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बंदी के बावजूद भारत की बंदरगाहों पर इन जहाजों का पहुंचना ये साबित करता है कि भारत ने वैकल्पिक समुद्री रास्तों और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। फिलहाल भारत में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह आश्वस्त है और व्यावसायिक संस्थानों को फिर से पूरी क्षमता के साथ गैस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले 48 घंटे न केवल ईरान और अमेरिका के लिए बल्कि वैश्विक तेल बाजार के लिए भी बेहद संवेदनशील होने वाले हैं, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी से खुद को सुरक्षित कर लिया है। और अंत में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज एक बड़ा इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिन राजनीति में पूरे किए। जब वो सीएम से पीएम तक का पूरा सफर तय कर रहे थे, उसी के अंतराल को गिनकर ये दिन सामने आए, जो कि लगभग 9,000 दिन आप कह सकते हैं। 8,931 दिन कैसे पूरे हुए और कैसे बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाली नेता, जानिए इस रिपोर्ट में। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज का दिन एक ऐसे महान बदलाव और कीर्तिमान का साक्षी बना है, जिसने सत्ता और सेवा की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है जो अब तक किसी भी भारतीय राजनेता के लिए एक सपना जैसा था। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने 25 वर्षों तक लगातार 8,930 दिनों तक शासन कर जो रिकॉर्ड बनाया था, प्रधानमंत्री मोदी ने 8,931वें दिन की दहलीज पार कर उसे अपने नाम कर लिया है। ये केवल दिनों की गिनती नहीं है, बल्कि एक मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधान सेवक तक की वो अटूट यात्रा है, जिसमें समर्पण, परिश्रम और राष्ट्रवाद का अनूठा संगम देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी का ये सफर साल 2001 में गुजरात की धरती से शुरू हुआ था। उस समय गुजरात एक भीषण भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था, लेकिन मोदी ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से न केवल राज्य को उबारा, बल्कि उसे विकास के वैश्विक मानचित्र पर भी स्थापित किया। वे गुजरात के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। उनकी इसी छवि और गुजरात मॉडल ने उन्हें 2014 में राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद यानी 1950 में हुआ। ये तथ्य अपने आप में विशेष है, क्योंकि ये एक नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम ये रिकॉर्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे देश के सबसे अनुभवी प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने राज्यों की बारीकियों और वहां की चुनौतियों को करीब से देखा था, जिसका लाभ उन्हें राष्ट्रीय नीतियों के क्रियान्वयन में मिला। 2014, 2019 और फिर 2024 की लगातार 3 चुनावी जीतें उनके प्रति जनता के अटूट विश्वास की गवाही देती हैं। भारतीय लोकतंत्र में दशकों बाद ऐसा हुआ है जब किसी नेता ने लगातार तीसरी बार जनादेश प्राप्त किया हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी इस उपलब्धि पर सही कहा है कि ये यात्रा पूरी तरह से देश और देशवासियों की सेवा को समर्पित रही है। इस सफर में ईमानदारी और नेशन फर्स्ट यानी देश प्रथम की भावना सबसे ऊपर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के इन 8,931 दिनों में उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली को बदला है और डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत जैसे अभियानों के जरिए आम आदमी के जीवन को छुआ है। आज जब वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले लोकतांत्रिक नेताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, तो ये भारतीय राजनीति के एक नए युग का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि यदि नेतृत्व में स्पष्ट दृष्टि और संकल्प हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी लंबे समय तक जनता का हृदय जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कीर्तिमान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है कि किस प्रकार निरंतरता और सेवा भाव से इतिहास रचा जा सकता है।
तो ये थी आज देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.